Hello students, myself Dharmen Chaudhary and today we are going to start projectile motion. ठीक है, this is the one of the most important topic of the motion in plane. ठीक है, motion in plane में बहुत बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या डेटा गिवन है, बहुत बार उनको यही पता नहीं लगता। तो आज हम बहुत छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। क्वेश्चंस किस किस टाइप के बनते हैं, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन, दैट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये दो पॉइंट जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन, प्लेन मतलब बाय डिफॉल्ट दैट इज एक्स वाई प्लेन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Under the influence of gravitational acceleration is called projectile motion। ठीक है, अगर हम बेसिक बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल का मोशन है प्लेन के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब जब पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एंड पार्टिकल इज मूविंग इन द प्लेन, दैट टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दैट टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसा है, पहले एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मान लो किसी पार्टिकल को आपने u इनिशियल वेलोसिटी से मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, आपने किसी थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंक दिया, लाइक इस तरह से, ऐसे आपने फेंक दिया। अब ये पार्टिकल जो है दैट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और ये आफ्टर सम टाइम ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपने खुद किया भी होगा। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस ये आते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, या तो क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछी जाती है कि भाई व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर सम टाइम। तो देखो, अगर पार्टिकल मोशन में है और पार्टिकल का पाथ जैसे कि हमने बना लिया कि भाई दैट पाथ इज पैराबोलिक, तो अगर किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, किसी भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे देखेंगे हम, बाय द टेंजेंट। पार्टिकल के पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट क्या दे रहे हैं हमें, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल से जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी दैट विल बी फाई। यही पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ velocity when particle is at its maximum height। ठीक है, that will be the direction of velocity। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो that will be the direction of velocity। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। एंड व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, दोनों कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब पार्टिकल नीचे आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो सेम क्यों रहता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद जब पार्टिकल इसको हिट करता है, ग्राउंड को हिट करता है, जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है तो उस टाइम क्या होता है, जो स्पीड इसकी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन थी वही स्पीड इसकी एट द टाइम ऑफ जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा जब होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इनिशियली डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ये थी, तो फाइनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो ये हो जाएगी। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था तो यहां भी एंगल थीटा रहेगा, लेकिन ये जो एक कंपोनेंट है, देखो एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल है, दूसरा कंपोनेंट कैसा है, वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा लेकिन वर्टिकल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
चलो ये तो हमने बात की कि पार्टिकल का मोशन किस तरह से होगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल वाले जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। दूसरी चीज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब मैंने आपको बताया था मोशन इन प्लेन वाले लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वी विल सी। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल को ग्राउंड से ग्राउंड जाने में कितना टाइम लगता है। भाई अगर यहां से पार्टिकल को फेंक दिया तो उसको दूसरी जगह गिरने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, that is the horizontal displacement of particle covered by that is called range। मतलब किसी पार्टिकल को आपने फेंक दिया तो आफ्टर सम टाइम वो नीचे गिर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे जाके गिरा उसको हम बोलते हैं रेंज। तो वी विल कैलकुलेट रेंज आल्सो एंड देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसकी किसी न किसी एक पॉइंट पे हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड दैट विल बी द सेंटर पॉइंट। जैसे अगर रेंज r है तो ये पॉइंट ये डिस्टेंस कितनी होगी r/2 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी r/2 इफ r इज द रेंज। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो उस टाइम पार्टिकल की हाइट कितनी है हम ये कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। और इन सारे टॉपिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये डायग्राम हम बार बार बनाते रहेंगे। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से एक सम एंगल थीटा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सबसे पहला टॉपिक क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर टाइम टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है। So when a particle is projected with some initial velocity u making an angle theta, then its horizontal component of initial velocity ux is equal to u cos theta। इस initial velocity का horizontal component कितना होगा, u cos theta, और vertical component कितना होगा, u sin theta। क्यों, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स एक्सिस से अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल पे है तो ऑन द एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। दिस इज द x component of initial velocity in x direction, this is y component of initial velocity in y direction, ठीक है। चलो ये तो इनिशियल वेलोसिटी की बात हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन। तो देखो मैंने आपको क्या कहा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। पार्टिकल यहां पहुंच गया तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। पार्टिकल यहां पहुंच गया तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ay इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस किस लिए है, डाउनवर्ड के लिए, दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। So acceleration of particle is always vertically downward in the projectile motion, and ax is equal to 0. Ax is equal to 0 because there is no external force acting on the particle along the x-axis. Along the y-axis सिर्फ एक फोर्स है, वो भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो आई हैव रिटन दिस ay is equal to माइनस जी। अच्छा, अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, आपके पास एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है। इट मींस यू आर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट।
एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। और मैंने आपको मोशन इन प्लेन में समझाया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो किससे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर टाइम टी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी रहती है वो निकाल लेते हैं। तो दैट विल बी vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। मैंने आपको बताया था कि अगर मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन है तो हम उस पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। सो मोशन, so final velocity along x axis vx is equal to ux plus axt। ux कितना है, u cos थीटा। vx is equal to ux plus ax कितना है, 0। ax कितना है, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, vx is equal to ux, इसका मतलब u cos थीटा। यहां से हमें इंपॉर्टेंट एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, स्टार लगा के लिख देता हूं, याद रखना। During the projectile motion, horizontal component of velocity remains constant। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वर्टिकल वेलोसिटी ही इंक्रीज होगी। जब पार्टिकल यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पर आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बट vx इज इक्वल टू ux, क्यों, क्योंकि ax इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ax इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर ax इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब vx इज इक्वल टू क्या रहेगा, ux। vx इज इक्वल टू क्या रहेगा, ux। इट मींस horizontal component of velocity remains constant during the whole projectile motion। और क्या कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो एक बार, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, चाहे पार्टिकल स्टार्टिंग में हो या पार्टिकल यहां हो या पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे हो या पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के राइट हैंड साइड हो। एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं आपको यहां ये चीजें बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ करते हैं सीधा। तीसरी चीज क्या कांस्टेंट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, देखो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीज कांस्टेंट रहती है, हम याद रखेंगे। स्टार का मतलब है याद रखना ही है। अच्छा, ये मैंने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट किया अलोंग एक्स एक्सिस। चलो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अलोंग वाई एक्सिस के लिए हम लगाएंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ऐसे लगाएंगे। तो vy इज इक्वल टू uy कितना है, दैट इज uy, ay कितना है, माइनस g। सो वी कैन राइट vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई अलोंग वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। ये हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया, ये हमने वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया। अब टोटल वेलोसिटी अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, अगर आपके पास है कि भाई देखो ये पार्टिकल है, मैं बार बार ये डायग्राम इसलिए बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन समझने में यही काम आएगा हमारे। ये थीटा, ये ux इज इक्वल टू u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दिस इज uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ax इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू माइनस g। ठीक है, 2 चीजें समझ में आ गई। आफ्टर टाइम t vx is equal to ux is equal to u cos theta and vy is equal to uy minus gt, that is equal to u sin theta minus gt।
ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी। मान लो आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक है, आफ्टर टाइम टी मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो यहां उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी है, ये उसका x कंपोनेंट है, और vx इज इक्वल टू क्या है, ux, vx इज इक्वल टू क्या है, ux, एंड दैट इज योर vy, that is vy, and that phi angle is the direction of motion after time t. So after time t, velocity vector is equal to vx I cap plus vy j cap. So you can write that will be u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. So velocity vector is equal to, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और क्या क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर आपसे कभी भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का मतलब आपसे क्या पूछा है, फाई। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, after time t, if v vector is the velocity of particle, then phi will be the direction of its velocity. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan phi is equal to vy by vx, tan phi is equal to vy by vx, ऐसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। सो tan phi is equal to u sin theta minus gt डिवाइडेड by u cos theta, ठीक है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत जगह डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। सो दैट विल बी द all about the motion, ठीक है। Particle starts motion with initial velocity u, making an angle theta with the horizontal. So there will be two component of its initial velocity, ux is equal to u cos theta, uy is equal to u sin theta, ठीक है। Acceleration along x-axis is 0 and acceleration of particle along y-axis is minus g. So what will be the velocity of particle after time t? Vx is equal to ux and vy is equal to uy minus gt, and what will be the direction of motion, that is tan phi is equal to vy by vx. तो vy by vx करेंगे तो u sin theta minus gt upon u cos theta, इसका मतलब वेलोसिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो इससे हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो इससे हो जाएगा। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया कि इसमें क्या पूछा जाता है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ बोल देते हैं या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल देते हैं कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ पाथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यही मतलब होता है। क्या मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल को जब आपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो आफ्टर टाइम t मान लो पार्टिकल यहां है, आफ्टर टाइम t पार्टिकल मान लो यहां है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है x, और ये जो हाइट है वो क्या है y, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, x, y आर द कोऑर्डिनेट्स। आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y। इट मींस फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट x एंड y, x और y आपको कैलकुलेट करना है। क्या चाहिए वो x और y कैलकुलेट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो तो हमारे पास है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ax इज इक्वल टू 0 और ay इज इक्वल टू माइनस। देखो कितना आसान है। सबसे पहले x और y कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखो सबसे पहले x क्या आएगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ax कितना है 0, तो x इज इक्वल टू आ गया ux इंटू टी, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन 1। y निकालना है, y कैसे आएगा, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। तो uyt
ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। क्या कैलकुलेट करना है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है तो पहले देखो एक्स किस पे डिपेंड करता है, एक्स किस पे डिपेंड करता है? टी पे। थीटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना। थीटा क्या है? इनिशियल। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और u क्या है? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है वो है। सो थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज द इनिशियल स्पीड, बोथ आर कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो x किस पे डिपेंड करता है? t पे। y भी किस पे डिपेंड करता है? t पे। तो जब दोनों t पे दोनों t पे डिपेंड करते हैं तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से t की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा x और y का। हम क्या करेंगे? वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t, t इज इक्वल टू क्या आएगा? x बाय u cos थीटा। t इज इक्वल टू क्या आएगा? x अपॉन u cos थीटा एंड वी विल पुट दिस वैल्यू। सो y इज इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा इंटू t क्या है? x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t मतलब x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या आएगा? टेन थीटा, u से u कट गया, क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, so that is equation of projectile, that is equation of projectile and it's a quadratic equation, it's a quadratic equation। ठीक है, x tan theta minus half g x square u square cos square theta and it's a quadratic equation, so path will be parabolic। जैसे कि हमने देखा भी, ये पाथ कैसा है पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन में? पैराबोलिक है। हाँ, बस मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया है हमने। ठीक है, पाथ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ होगा पार्टिकल का। ठीक है, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। देखो ये किसका रिलेशन है? y x थीटा एंड u। तो कभी क्वेश्चन में आपको x दे रखा है, क्वेश्चन में आपको x दे दिया कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है पार्टिकल का वो ये है, पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा। तो आपको अगर पूछा कि भाई पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर हमें याद नहीं है तो हमें ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं है तो भी क्वेश्चन होगा, लेकिन इतना प्रोसीजर करने से अच्छा है आप इक्वेशन याद रखो। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका एक रिलेशन और होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन कैसे आता है ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगा जब हम रेंज पढ़ेंगे। यहां देखो, आपको ये तो पता है x क्या है, थीटा क्या है, g इसमें नहीं है, u स्क्वायर भी नहीं है, इसमें हमने क्या रख दिया है? r क्या है? रेंज, r क्या है? रेंज। तो रेंज पढ़ने के बाद मैं इसको डिराइव करवा दूंगा कैसे डिराइव होता है, लेकिन अभी आप इन दोनों को एक साथ याद रखोगे। ये किस किस का रिलेशन है? एक्स वाई थीटा एंड यू। ये किस किस का रिलेशन है? एक्स वाई थीटा एंड आर। मतलब जब आपको u नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन में रेंज दे रखी हो, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। और अगर आपको u और थीटा दे रखा है, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी और थीटा दे रखा है, तो ये यूज करोगे। और थीटा और रेंज दे रखी है तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। दोनों ही किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाथ विल बी पैराबोलिक। आर क्या है? आर रेंज है। रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी रेंज समझ लेते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले देखो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? वो टाइम जब पार्टिकल यहां से यहां जाता है,
मतलब पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पार्टिकल को जब इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी थीटा, सॉरी विद सम इनिशियल एंगल थीटा, तो ये होती है u cos थीटा, ये होती है u sin थीटा, ax इज इक्वल टू होता है 0, ay इज इक्वल टू होता है -g। अच्छा हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, देखो ये मैक्सिमम हाइट है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं हम, टेंजेंशियल। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट तो उस टाइम वेलोसिटी 0 नहीं होती है, ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी 0 नहीं होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, मतलब सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 होता है। क्या 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो 0 हो जाता है। अच्छा जी की डायरेक्शन क्या है, अगर हम जी की बात करें तो जी तो डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। When particle is at its maximum height, the angle between velocity and acceleration is 90 degree। ये मैं यहां से लिख देता हूं, स्टार पॉइंट है, याद रखना है। When particle is at maximum height, when particle is at maximum height, then angle between velocity and acceleration, that acceleration is acceleration due to gravity, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं acceleration is 90 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत बार डायरेक्ट पूछता है आपसे। अच्छा हम बात कर रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम है, यहां से यहां जाने का टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि पार्टिकल को यहां से मैक्सिमम हाइट पर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पर आने में लगेगा। मतलब पार्टिकल को ग्राउंड टू ग्राउंड जाने में कितना टाइम लगता है, 2 टाइम्स ऑफ टू मूव फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट देन मैक्सिमम हाइट टू। अच्छा अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, टोटल वेलोसिटी तो कितनी होती है, ux इज इक्वल टू vx, ठीक है। टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज vx इज इक्वल टू ux, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है टाइम तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि यहां से मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगा, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच अप टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे कैलकुलेट करूंगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, इससे आ जाएगा। vy इज 0 एट मैक्सिमम हाइट, uy कितना है, uy, ay कितना है -g, तो t कितना आ गया, uy बाय g, t कितना आ गया, uy बाय g। ये टाइम है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। ये कौन सा टाइम है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने का टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप वर्टिकली अपवर्ड करते हो तो उसमें भी क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब इस सिचुएशन के लिए हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो देखो ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम कितना है, t, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ग्राउंड टू ग्राउंड मूव करने के लिए कितना टाइम होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होगा, 2t, ठीक है। t इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, सो दैट विल बी 2uy by g, सो दैट इज 2uy कितना है, u sin थीटा by g, ठीक है। दैट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलो इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद क्या होगा, आपके कुछ एमसीक्यूज आप डायरेक्ट कर दोगे।
पहला स्टार पॉइंट, कैपिटल टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन यू वाई, डिपेंड्स ऑन यू वाई। देखो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या है 2u(y) by g, डिपेंड्स ऑन यू वाई। यू वाई क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब आप समझते हो क्या है, इसका मतलब है कि अगर दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट सेम है, दोनों का क्या सेम है वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, अगर दोनों वेलोसिटीज का सेम है तो इसका मतलब है दोनों पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा सेम होगा। या फिर इसको उल्टा समझ सकते हैं, अगर दो पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है इसका मतलब दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 2u sin थीटा बाय g। अगर u और g कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट है, अगर u दोनों पार्टिकल के लिए सेम है फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां से हम समझ सकते हैं t is directly proportional to sin theta. If angle of projections are different, ठीक है, for the same particle, in that case time of flight is directly proportional to sin theta. मतलब थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप बढ़ाओगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, नेक्स्ट रेंज। अच्छा, रेंज मैंने आपको बताया रेंज क्या होती है, अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने विद सम इनिशियल वेलोसिटी, you have projected a particle with some initial velocity u making an angle theta with the horizontal, then that is the range। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि रेंज इज इक्वल टू x, या फिर ऐसा लिख लो x इज इक्वल टू r। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है पार्टिकल की x जो है वही r है, लेकिन कब भाई x की हर वैल्यू r थोड़ी है, कब है जब y इज इक्वल टू कितना है 0 है, जब y इज इक्वल टू कितना है 0 है। जब y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना है r है, और t इज इक्वल टू कितना है t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं हम, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं जब y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 0 हो जाता है, जब y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं रेंज। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये x कोऑर्डिनेट है तो इसको हम रेंज नहीं बोलेंगे। रेंज कौन सा पॉइंट होगा जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और टाइम जो है दैट शुड बी इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। उस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो x जो है वो रेंज हर कंडीशन में नहीं होता है, x इज इक्वल टू r, ये हर कंडीशन में नहीं होता है। ये किस कंडीशन के लिए होता है, x इज इक्वल टू r होगा कब, जब y इज इक्वल टू 0 होगा और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कब x इज इक्वल टू r होगा, कब जब y इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब पार्टिकल गिर जाएगा तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 होगा, और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कितना होगा दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो, तो मैं रेंज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं रिलेशन बिटवीन x एंड y यूज कर सकता हूं, उसमें x इज इक्वल टू r पुट कर दूंगा और y इज इक्वल टू कितना पुट कर दूंगा 0, या फिर मैं x और t का रिलेशन भी यूज कर सकता हूं, x इज इक्वल टू r पुट कर दूंगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T पुट कर दूंगा। ठीक है, चलो x और r का भी कर लेते हैं, x और y रिलेशन से भी कैलकुलेट कर लेते हैं और x और t से भी कैलकुलेट करते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू r है कब, जब y इज इक्वल टू 0 है, तो y और x का रिलेशन ले लो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x इज इक्वल टू r है कब, जब y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 कर दो और x को क्या लिख दो r माइनस हाफ g
आर स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ, हाफ जी आर स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलो आर से आर गया, कॉस स्क्वायर थीटा से ये गया। चलो कितना आ गया? यहां से आर आया यू स्क्वायर टू, तो यह आया यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अच्छा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बाय जी। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। ठीक है, ये मैंने क्यों डिराइव करवाया कि अगर कभी भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में गिवन है और आपसे बोला फाइंड रेंज, तो आप क्या करोगे? y इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? r। यू विल जस्ट पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे आपको दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये आपको दे रखी है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको बोला है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड रेंज। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड रेंज। रेंज क्या होगी आपसे क्वेश्चन में ये बोला। तो देखो पहला मेथड तो क्या है? पहला मेथड है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां से x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, वहां से थीटा निकालो, u निकालो, फिर रेंज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? सिंपली आप लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या है कि x इज इक्वल टू तो r है, कब? जब y इज इक्वल टू 0 है। तो आपका आंसर एक लाइन में आएगा। कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 0 पुट करो और x इज इक्वल टू r लिख दो, तो r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो रेंज कितना आ गया? 64 मीटर। रेंज कितना आ गया? 64 मीटर। सो दैट इज द लॉजिक कि रेंज होती क्या? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन y इज इक्वल टू 0। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन y इज इक्वल टू 0। ये लॉजिक लगेगा, हर जगह लगेगा। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये लॉजिक हर जगह लगेगा। अगर नॉर्मल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या करोगे? x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 16। यहां से आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। दोनों देखो, यहां से थीटा आ जाएगा, यहां पुट करोगे u आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको u मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप रेंज का फॉर्मूला लगाओगे u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे, u की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दोनों इसमें पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 64 मीटर। ठीक है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, 5 मिनट आपके लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं। कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो लॉजिक याद रखना है। रेंज क्या होती है? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन विल बिकम 0। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको x और y का रिलेशन दे रखा है, कभी भी आपको x और y का रिलेशन दे रखा है तो आप सीधा पुट करोगे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r, उससे आपको सीधा रेंज मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और पूछा है तो वो बात अलग है। तो x इज इक्वल टू r होता है कब? जब y इज इक्वल टू 0 होता है और t इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल T। चलो, रेंज का फॉर्मूला x और t के रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी? x इज इक्वल टू ux इंटू टी। x इज इक्वल टू ux इंटू टी। तो x इज इक्वल टू r है कब? जब t इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल T। तो x इज इक्वल टू r है कब? जब t इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल T। तो दैट इज ux इंटू कैपिटल T। तो ux इंटू कैपिटल T क्या है? 2uy बाय जी। अभी कैलकुलेट किया हमने। कैपिटल T दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2uy बाय जी। तो रेंज आ गया हमारा, रेंज आ गई 2ux
यू वाई बाय जी, 2ux यू वाई बाय जी। तो देखो अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखे हैं तो आप सीधा रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखे हैं तो आप रेंज सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। इसको मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 2ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, uy की वैल्यू क्या है, u sin थीटा बाय जी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा बाय जी। देखो रेंज के दो फॉर्मूले आ गए, रेंज के दो फॉर्मूला आ गए, r इज इक्वल टू 2ux uy बाय जी एंड r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर क्वेश्चन में आपको ux और uy गिवन है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और क्वेश्चन में अगर आपको स्पीड गिवन है, u क्या है, u इज द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, u क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपको u और थीटा दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में u और थीटा दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। चलो पहले हम क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल दूसरा देखो, अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 6 i कैप प्लस 8 j कैप से, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दे रखी है 6 i कैप प्लस 8 j कैप, मतलब आपको ux और uy दे रखे, ठीक है। आपसे बोला फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। तो अगर आपको ux और uy दे रखे हैं तो उससे u और थीटा कैलकुलेट नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, r इज इक्वल टू 2ux uy बाय g। सो दैट इज 2ux कितना है 6, uy कितना है 8 बाय g कितना है 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा आंसर, टोटल सीधा मल्टीप्लाई कर दो 9.61, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसे अगर आपको मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री, एट एन एंगल 45 डिग्री, देन फाइंड रेंज। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री बाय जी। तो यू स्क्वायर मतलब 100, साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन जी कितना है 10, सो दैट विल बी 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अगर आपको u और थीटा दे रखा है तो रेंज ऐसे आएगी, और अगर आपको ux uy दे रखा है तो रेंज के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा एक और चीज समझ सकते हैं, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, जबकि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में पढ़ा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। चलो रेंज को और अच्छे समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला है। तो यहां से हमें एक तो ये पता लगा कि रेंज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, रेंज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, मतलब स्पीड को अगर डबल करेंगे तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी, स्पीड को अगर आधा करेंगे तो रेंज 1/4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड को अगर हमने ट्रिपल किया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को अगर हमने ट्रिपल किया तो रेंज जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो रेंज की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमें ये याद रखना है, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है। साइन 2 थीटा की वैल्यू या साइन 3 थीटा या साइन थीटा, मतलब साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू कभी नहीं होती। तो अगर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। हम दोनों तरफ एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री,
So 2 theta is equal to 90 degree. So theta you will get that is 45 degree. मतलब क्या है? When angle of projection is 45 degree, then range will be maximum. When angle of projection is 45 degree, then range will be maximum. तो maximum range कितनी आएगी? Maximum range कितनी आएगी? जब थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ sin 90 कितना हो गया 1, तो रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी u स्क्वायर बाय जी. मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? u स्क्वायर बाय जी. मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी. अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से कम है तो रेंज कम हो जाएगी. अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से ज्यादा है तो भी रेंज कम हो जाएगी. चलो उसको भी समझते हैं. जैसे अगर मान लो किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ठीक है. अगर किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, उसी पार्टिकल को सेम स्पीड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो इन बोथ द केसेस रेंज क्या होगी? सेम होगी. इन बोथ द केसेस रेंज क्या होगी? सेम होगी. लेकिन अगर हम पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसमें बना देता हूं, ये u है, ये जो बीच वाला एंगल है ये 45. तो इन दैट केस जो रेंज होगी वो मैक्सिमम. ठीक है, किसी भी मिसाइल को अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट करना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री. ठीक है, अगर आप लॉन्ग जंप करते हो, इफ यू आर अ लॉन्ग जंप प्लेयर, तो आपको 45 डिग्री पर जंप करना पड़ेगा, देन योर रेंज विल बी मैक्सिमम. तो यहां से हम 2-3 चीजें लिख लेते हैं. पहला तो क्या है? पहला पॉइंट है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन रेंज इज मैक्सिमम. और मैक्सिमम कितनी होगी? u स्क्वायर बाय जी. मैक्सिमम कितनी होगी? u स्क्वायर बाय जी. ठीक है, जब रेंज मैक्सिमम होगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी. ठीक है, कितनी होगी? u स्क्वायर बाय जी. ठीक है, उस टाइम जो हाइट होगी पार्टिकल की वो कितनी होगी? हाइट के साथ क्या रिलेशन होगा? 4h. ये रिलेशन हमेशा याद रखना है. इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, if particle is projected at an angle 45 degree, then range will be maximum u square by g, and maximum range is equal to the 4 times of the maximum height of projectile. मतलब अगर maximum range कितनी है? अगर maximum range 1000 मीटर है, अगर maximum range 1000 मीटर है, तो at this time of projection पार्टिकल की maximum height कितनी होगी? 250 मीटर. पार्टिकल की maximum height कितनी होगी? 250 मीटर. ये हमें हाइट पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा. ठीक है, अभी के लिए याद रख लो कि व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री देन मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g एंड दैट इज इक्वल टू 4h बाय 4h. ठीक है, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4h. ठीक है, चलो, तो ये चीज हो गई. ये तो हो गई मैक्सिमम रेंज. अब मैंने बात की कि भाई अगर 45 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ठीक है, मैक्सिमम होगी रेंज. लेकिन 45 से कम पर प्रोजेक्ट किया या ज्यादा पर प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा? तो देखो बेटा, उसमें एक कंडीशन होती है कि इफ θ1 प्लस θ2, θ1 एंड θ2 आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन रेंज R1 इज इक्वल टू R. मतलब अगर आपके पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री. दोनों का सम कितना हुआ? 90 डिग्री. तो दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज क्या होगी? सेम. रेंज क्या होगी? सेम होगी. हाइट सेम नहीं होगी. हाइट तो जिसका एंगल बड़ा है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसका एंगल छोटा है उसकी हाइट कम होगी. ठीक है, लेकिन मेन कंसर्न इज अबाउट द रेंज. ठीक है, तो रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? इक्वल. मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि भाई θ1 45 प्लस थीटा है, θ2 45 माइनस थीटा है. ठीक है, दीज आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है. इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है. तो रेंज क्या होगी? सेम होगी. R1 इज इक्वल टू R. अगर आपको दिया कि भाई एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री है and दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 75 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द रेंज? रेंज विल बी सेम. R1 इज इक्वल टू R2. अगर ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके लिए दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इन दैट केस दोनों का रेंज क्या होगी? सेम होगी. इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं.
जैसे देखो द रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैंने आपसे कहा कि अगर थीटा 1 15 डिग्री है और थीटा 2 75 डिग्री है, ये दोनों कैसे एंगल हैं जिनका सम कितना है 90 डिग्री है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। मैंने ऐसे दो एंगल ले लिए प्रोजेक्शन के जिनका सम 90 डिग्री है। तो अगर मैं थीटा 1 एंगल के लिए रेंज कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1। तो थीटा 1 कितना है 15 डिग्री, तो 2 थीटा 1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री बाई जी। तो R1 आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि साइन 30 कितना होता है हाफ। चलो R2 कैलकुलेट करते हैं। R2 आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2। तो थीटा 2 कितना है 75, तो 2 थीटा 2 कितना हो जाएगा 150 डिग्री बाय जी। सो दैट R2 विल बी R2 कितना होगा यू स्क्वायर साइन 150 डिग्री क्या होता है हाफ 2g। तो क्या आ गया R1 इज इक्वल टू R2। तो ये आपको बार बार सॉल्व नहीं करना, आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, इफ टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर सच दैट देयर एडिशन इज 90 डिग्री, इन दैट केस दोनों एंगल के लिए रेंज क्या होगी सेम होगी। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, then maximum range is equal to 4 times of maximum height and maximum range is equal to u square by g। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सी हाइट है पार्टिकल की, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वो कौन सी हाइट है। देखो जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूं, इसका मतलब डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। जब पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे, तो ये रेंज है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी हाइट है, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। ये कौन सी हाइट है जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है 0 होता है। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन when particle is at its highest point, at its maximum height, in that case vertical component of final velocity becomes equal to 0। तो ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल होती है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी होती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। इसको याद रखना है आपको। when particle is at its maximum height, then vertical component of velocity is 0, angle between velocity and acceleration is 90 degree, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं r/2, h। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं r/2, h, ठीक है। चलो तो मुझे ये पता लग गया कि y इज इक्वल टू h है कब, जब वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है। तो थर्ड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। यही है थर्ड इक्वेशन अलोंग द y एक्सिस। सो दैट इज 0, uy स्क्वायर माइनस 2gh। सो h इज इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 2g। uy कितना है, uy है u sin थीटा, सो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो ये आ गया बहुत तगड़ा फॉर्मूला। h जो है क्या है uy स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h किस पे डिपेंड कर रहा है uy पे। h किस पे डिपेंड कर रहा है uy पे। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता था uy पे। मतलब अगर टाइम सेम है दो पार्टिकल का तो हाइट भी सेम रहेगी।
टाइम सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम है तो हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है तो इसका मतलब यू वाई सेम रहेगा। अगर यू वाई सेम है तो हाइट भी दोनों पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम। मतलब अगर आपको पार्टिकल, दो पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको सेम दे रखी है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि उन दोनों पार्टिकल की हाइट सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या है, सेम है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि मैक्सिमम हाइट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन यू वाई। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चीजें क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे मान लो ये तीन पार्टिकल हैं जिनको हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, तीनों की जो हाइट है ना वो सेम है। क्वेश्चन में आपको ये देखा, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तीनों की हाइट जो है वो सेम है। तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, यू वाई फॉर ए इज इक्वल टू यू वाई फॉर बी इज इक्वल टू यू वाई फॉर सी। अगर तीन पार्टिकल्स के लिए हमें पाथ दे रखा है कि भाई ये पाथ है, तीनों पार्टिकल्स की हाइट सेम है, तो इस ग्राफ से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, कि तीनों की जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना वो सेम होगा। तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। दूसरा क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि तीनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना वो भी सेम होगा। तीनों पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। तीनों पार्टिकल की जो हाइट है वो तो आपको दे ही रखी है क्वेश्चन में कि वो सेम है। ठीक है, वैसे अगर ग्राफ दे रखा हो तो भी हम उससे समझ सकते हैं कि तीनों की हाइट क्या है, सेम है। चौथा, रेंज किसकी ज्यादा है, सी की, उसके बाद बी की, उसके बाद ए। तो रेंज जो है वो सी की सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी की है और सबसे छोटी रेंज किसकी है, ए की है। तो भाई हाइट तो तीनों की सेम है, टाइम तीनों का सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी तीनों का सेम है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी अलग अलग है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा। देखो रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2ux uy by g। तो भाई 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, uy सेम है, तो जिसकी रेंज ज्यादा है उसका ux भी ज्यादा है। तो मतलब ux for c is greater than ux for b, that is greater than ux for a। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस चीज से मिलती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेंज डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब रेंज और हाइट का रिलेशन देखते हैं कि भाई रेंज और हाइट में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। ठीक है, इसका जो रिलेशन आएगा उसको एज अ फॉर्मूला हम याद रखेंगे, काफी जगह यूज होता है। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला क्या है भाई, हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट। मुझे h और r में रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो r से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, r से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। साइन थीटा से साइन थीटा गया, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, बचा कितना, देखो कितना बचा उसको मैं लिख देता हूं, h बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 और ये क्या बचा 2 कॉस थीटा, तो ये बच गया tan थीटा बाय 4। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाय आर। tan theta is equal to 4h by r, where theta is angle of projection. 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 तो angle of projection
एच और आर में क्या रिलेशन है वो आपको मिल गया, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाय आर। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 45 लिखेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan 45 कितना होता है, 1। तो इन दैट केस r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4h। ठीक है, यहां से ये रिलेशन आ जाएगा। चलो अब देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, अगर मान लो किसी पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया, किसी पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया दो एंगल्स पर, एक एंगल तो थीटा है और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इफ फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 माइनस थीटा। तो इन दैट कंडीशन क्या होगी, रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये क्या है h1, ये क्या है h2, ये सेकंड पार्टिकल की हाइट है, ये फर्स्ट पार्टिकल की। तो आपसे बहुत बार क्या पूछा जाता है, हाइट्स का रेशियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, हाइट्स का रेशियो। तो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, तो हाइट क्या होगी, h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। That will be the height of particle when it is projected at an angle theta. When this particle is projected at an angle 90 minus theta, तो in that case height क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। तो अब देखो u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो बहुत बार रिलेशन पूछा जाता है h1 और h2 का रेशियो क्या है, h1 प्लस h2 का एडिशन क्या है। ठीक है, तो यहां से दोनों रिलेशन हम लिख लेते हैं। देखो h1 बाय h2 अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई h1 और h2 का रिलेशन क्या होगा, तो h1 बाय h2 का रिलेशन क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर h1। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर h1। अच्छा, कभी कभी इनका एडिशन पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h1 प्लस h2, तो वो भी याद रखोगे, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 क्या होगा, h1 प्लस h2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिलेशन क्या आएगा, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो एक तो ये हाइट वाले क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है टाइम ऑफ फ्लाइट से। दूसरा क्वेश्चन किसका बनता है, टाइम ऑफ फ्लाइट से। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। आपको बोला कि भाई जब थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, जब 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया, जब थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, जब थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सिचुएशन के लिए रेंज सेम है, मतलब एक एंगल थीटा है और दूसरा कितना है, 90 माइनस थीटा, तो जब 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को तो टाइम पीरियड कितना है, t2 है। तो आपसे रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r। आपसे रिलेशन पूछा जाता है t1 t2 एंड r में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u sin थीटा बाय g। यही होता है फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u sin थीटा बाय g। व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, in that case time of flight क्या होगा, 2u sin 90 माइनस थीटा बाय g। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय g। ठीक है, ये t1 आ गया, t2 आ गया। आपसे रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r।
तो आर के अंदर साइन थीटा भी आता है और कॉस थीटा भी आता है, तो आप क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो T1 T2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी इंटू 2u कॉस थीटा बाय जी। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसका मतलब क्या क्या बच गया इधर, देखो 2u, एक u ये रहा, तो 2u स्क्वायर, एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको एक्स्ट्रा को यहां लिख लो, ठीक है। एक g एक्स्ट्रा बच रहा है तो 2 बाय जी, ये क्या बन गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी क्या होता है, रेंज। तो यहां से आ गया T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाय जी। कितना आ गया, 2r बाय जी। ये जितने रिलेशंस मैं आपको लिखा रहा हूं, ये सारे रिलेशन जो हैं वो डायरेक्ट काम आते हैं। ये सारे रिलेशन जो हैं ये डायरेक्ट यूज होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये रिलेशन हमें मिल गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल समझ आ गया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, a particle is projected with some initial velocity u at an angle 45, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल when it is at maximum height, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। मतलब जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है उस टाइम आपको कैलकुलेट करना है, उस टाइम आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है उस टाइम आपको पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करेगा पहले वो समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको वेक्टर्स में सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर, ठीक है। अब R क्या है, पोजीशन वेक्टर, मतलब इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ये पोजीशन वेक्टर कब है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है। तो पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, r/2, h। सो फर्स्ट आई कैन राइट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, r/2 i कैप plus h j cap. These are the coordinates of particle when it is at the maximum height. This is the position vector. हमने position vector calculate कर लिया है। p वेक्टर क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी वेक्टर। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी कितनी होती है, when it is at the maximum height then velocity is equal to vx। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। सो वी कैन राइट m vx i कैप, ठीक है। अब vx की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो तो आप u और थीटा की हेल्प से कर ही सकते हो, उसमें कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था। एंगुलर मोमेंटम होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, दैट इज r क्रॉस p। r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। when particle is at its maximum height then x coordinate will be r/2 and y coordinate will be h, so its position vector can be written as r/2 i cap plus h j cap and p vector is equal to m v vector, so that is equal to m vx i cap, ठीक है। अब उसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आती है। L वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, r/2 i कैप प्लस h j कैप क्रॉस m vx i कैप, ठीक है। इन दोनों क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट।
तो आई कैप वाले को आई कैप से क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। जे कैप वाले कोफिशिएंट को आई कैप से क्रॉस करेंगे तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, सो दैट विल बी एम वी एक्स इंटू एच माइनस के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर एच की फॉर्म में तो होगा नहीं, आंसर किस फॉर्म में होगा, मास की फॉर्म में। जैसे इस पार्टिकल का मास m है तो आंसर जो होगा वो m की फॉर्म में, u की फॉर्म में, g की फॉर्म में होगा। तो हमें क्या करना है, ux और h की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे भाई, देखो थीटा 45 डिग्री दे रखा है तो vx इज इक्वल टू क्या होगा, u cos 45 डिग्री, सो दैट इज u बाय रूट 2। ठीक है, और h कितना होगा, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2g। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा, हाफ, बिकॉज साइन 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4g। ठीक है, h की वैल्यू है, vx की वैल्यू है, वी कैन पुट, सो l वेक्टर इज इक्वल टू m u बाय रूट 2 इंटू u स्क्वायर बाय 4g इंटू माइनस के कैप। ये के माइनस के कैप किसकी वजह से आया, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप। सो एल वेक्टर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन 4 रूट 2 जी माइनस जे कैप। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, तो माइनस के कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। माइनस के कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है तो ये लिख सकते हो, अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो आप सिंपली लिख सकते हो एम यू क्यूब अपॉन 4 रूट 2 जी। सो दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, दिस एंगुलर मोमेंटम वी हैव कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये आपस में कैसे इंटर रिलेट करते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।